हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भारत की मृदाओं के बारे में, यानी कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसके बारे में हम आज की वीडियो में हम देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोर्स ऑफ इंडिया देरी न करते हुए शुरू करते हैं। भारत की मृदाएँ, तो देखो, मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं, यानी कि मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। जिस अध्ययन से हम मिट्टी को स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम मृदा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारतीय मृदाओं को, यानी कि भारतीय मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये कौन कौन सी मिट्टी है, इसको हम देखते हैं। अब पहले हमारे पास लेटराइट मिट्टी, फिर काली मिट्टी, लाल मृदाएँ, जलोढ़ मिट्टी, पहले जलोढ़ मृदाएँ थी। ठीक है, तो लेटराइट मृदाएँ, शुष्क मृदाएँ, लवण मृदाएँ, पीठमय मृदाएँ और वन मृदाएँ मृदाएँ ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ हमारे पास पाई जाती हैं। देखो, जलोढ़ मृदाएँ, काली मृदाएँ, लाल मृदाएँ, लेटराइट मृदाएँ, शुष्क मृदाएँ, लवण मृदाएँ, पीठमय मृदाएँ और वन मृदाएँ, ये 8 प्रकार की मिट्टी जो है भारत में पाई जाती हैं। अब जो है हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जलोढ़ मृदाओं से, देरी ना करते हुए जलोढ़ मृदाओं से शुरू करते हैं। तो अब है हमारे पास पहली जलोढ़ मृदाएँ, इनको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल्स भी कहते हैं। तो चलो इसको देखते हैं। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस और एवं ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, ये ये जो मिट्टी है ये नदियों द्वारा लाई जाती है और अक्सर जो है ये नदी के किनारे पर पाई जाती है। ये ऐसी मिट्टी है जो है नदियों के किनारे पर पाई जाती हैं। जलोढ़ से आपको निर्माण याद आ रहा होगा कि जलोढ़ मैदान, भारत उत्तर भारत का जलोढ़ मैदान, ठीक है, ये उसी मिट्टी का बना होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। ठीक है, इसमें जो है पोटास अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। फिर भी यह फिर भी यह मिट्टी उपजाऊ होती है, इसमें ह्यूमस की कमी होने के बावजूद भी। ह्यूमस जो है एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसमें जैविक और पेड़ पौधे जो है सड़ने गलने से बनता है। ये मिट्टी की एक ऊपरी परत भी होती है ह्यूमस। ठीक है, तो इसमें ह्यूमस की कमी होती है, ज़्यादा भी नहीं। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो देखो, ये जो है भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। भारत में जो है सबसे उपजाऊ मृदा होगी उसका नाम है जलोढ़ मृदा है। ठीक है, इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। इस प्रकार की फसलें जो है इस मृदा में उगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास, इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती है। अब देखो, यह मिट्टी भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी जलोढ़ मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा का बना है। अब देखो, भारत के कुल क्षेत्रफल के जो है ये 40, भारत के लगभग के 40 क्षेत्रफल पर ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पूरी मिट्टियों के 40 क्षेत्रफल पर ये मिट्टी पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना गया है। ठीक है, भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी का बनाया है। पहले मैंने आपको उत्तर भारत के मैदान में ये पढ़ाया है। अब इसको मैदान के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो देखो, जलोढ़ मिट्टी द्वारा बने मैदान दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी का द्वारा जो मैदान बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास बांगर, दूसरा हमारे पास खादर। अब इनको देखते हैं। पुराने जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान को बांगर कहते हैं तथा नई जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित मैदानों को हम खादर कहते हैं। ठीक है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उससे जो निर्मित मैदान होते हैं उसको हम बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको हम खादर कहते हैं। तो देखो, जलोढ़ मिट्टी उर्वरता दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसकी उर्वरता शक्ति जो है काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए जो है ये भारत की सबसे उपजाऊ मृदाओं में मानी जाती हैं। ठीक है, सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती हैं। तो ये हो गया हमारे पास जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अब दूसरी मिट्टी के बारे में हम देखते हैं। अब है हमारे पास काली मृदाएँ, यानी कि ब्लैक सॉइल के बारे में। ठीक है, काली मृदाओं के बारे में अब हम देखेंगे। तो देखो, इनका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ठीक है, तो जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं उनके टूटने फूटने से जो काली मृदाओं का निर्माण होता है, इनमें जो है आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ये अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इनमें जो है आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और देखो, इस मिट्टी का रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काला होता है। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण जीवाश्म की उपस्थिति के कारण जो है इस मिट्टी का रंग काला होता है। ठीक है, जीवाश्म, इसको हम ह्यूमस भी कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म आपको पता होगा कि बहुत जीवों के मरने सड़ने गलने से जो वो मिट्टी में मिल जाते हैं उनको हम जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, अब देखो, इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस मिट्टी को रेगुड़ नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो ये मिट्टी थोड़ा उपजाऊ होती है, बट
जो हमने जलोढ़ मिट्टी पढ़ी उससे जो थोड़ा सा कम उपजाऊ होती हैं, ठीक है। इस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम काली मृदाओं के बारे में। इसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो देखो, कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी के बारे में बात हो रही है। कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसलिए इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। काली मिट्टी को हम काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कपास की खेती अधिक होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपयुक्त इसी खेती के लिए माना जाता है हमें काली मिट्टी को। अब आगे देखते हैं हम अगली मिट्टी के बारे में। तो अब है हमारे पास लाल मृदाएँ यानी कि रेड सॉइल के बारे में, लाल मिट्टी के बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं। लाल मिट्टी आमतौर पर उच्च वर्षा वाले इलाकों में क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय से बनती है, ठीक है। जो लाल मिट्टी होती है हमारे पास, वो आमतौर पर उच्च वर्षा वाले इलाकों में होती हैं और क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय से बनती हैं, ठीक है। इनके क्षय होने से बनती हैं लाल मिट्टी, ठीक है। लाल मिट्टी की बात हो रही है। लाल मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है, ठीक है। लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती हैं। जब यह जल योजित हो जाती हैं तो यह पीली दिखाई देती है। यानी कि जब ये जो है जल को एब्जॉर्ब कर देते हैं, सोख लेती है, तो ये पीली दिखाई देती हैं, ठीक है। जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती हैं। और इसका लाल रंग जो है किस कारण होता है? लौह ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। अब देखो, यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, जिस कारण इसकी उर्वरता शक्ति बिल्कुल कम होती है, ठीक है। तो देखो, अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? लाल मिट्टी के बारे में बात हो रही है। अब आगे देखते हैं इसी के बारे में थोड़ा सा। तो देखो, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, बताया था अब मैंने आपको पीछे, ठीक है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, परंतु खाद एवं उर्वरक डालकर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है, ठीक है। बट खाद एवं उर्वरक डालकर इस मिट्टी की जो है उर्वरता शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। किसकी बात हो रही है हमारे पास? लाल मिट्टी की बात हो रही है। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें व मोटे अनाज की कृषि की जाती है, ठीक है। इस मिट्टी में जो है कपास, गेहूँ, दालें व अन्य मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। तो ये होगा हमारे पास लाल मिट्टी के बारे में। अब आगे देखते हैं हम। तो अब हमारे पास लेटेराइट मृदाएँ यानी कि लेटेराइट मिट्टी के बारे में, लेटेराइट सॉइल्स के बारे में। इसके बारे में हम देखते हैं। लेटेराइट मृदाएँ उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये जो लेटेराइट मिट्टी है, उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मृदाएँ उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निस्चालन का परिणाम होती हैं, ठीक है। 2 बार हो गया यहाँ पे परिणाम, एक बार होना था। तो देखो, ये मृदाएँ जो हैं उष्णकटिबंधीय जो वर्षा होती है उसके कारण हुए तीव्र निस्चालन का परिणाम होती है। निस्चालन क्या होता है? जब मिट्टी में से घुलनशील पदार्थ घुल करके नीचे बैठ जाते हैं, उसको हम निस्चालन कहते हैं। निस्चालन यानी कि उसी को कहते हैं जो मैंने अभी बताया, जब मिट्टी में से महत्वपूर्ण या फिर घुलनशील जैव पदार्थ जो हैं घुल करके नीचे बैठ जाते हैं, पानी में बैठ जाते हैं, उसको हम निस्चालन कहते हैं। तो देखो, ये मृदाएँ उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निस्चालन का परिणाम है, ठीक है। 2 बार हो गया परिणाम। अब देखो, उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेज़ी से नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण इसकी उर्वरता शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। तो देखो, उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेज़ी से खत्म कर देते हैं। जो उच्च तापमान में जीवाणु पनपते हैं वो जो है ह्यूमस की मात्रा को कम कर देते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है, यानी कि इसमें जैव पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसकी कमी होती है, जिस कारण ये कम वो होती हैं, उर्वरा शक्ति वाली होती हैं। तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। ये भी थोड़ा सा रेड टाइप की दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और पोटास की बहुलता होती है, पोटास की अधिकता होती है। इसमें जो है लौह ऑक्साइड और पोटास अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और जैव पदार्थ की कमी हो जाती है इसमें। और उच्च ताप एवं दाब के कारण जो है उसमें एक प्रकार के जीवाणु पनपते हैं, जो ह्यूमस की मात्रा को खत्म कर देते हैं पूरी। तो ये हो गया हमारे पास लेटराइट मिट्टी के बारे में थोड़ा सा। अब लेटराइट मिट्टी जो है, ये मृदाएँ सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये मिट्टी जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ के? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम, ठीक है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में लेटराइट मृदाएँ पाई जाती हैं। ये हो गया हमारे पास लेटराइट मिट्टी के बारे में। अब आगे देखते हैं हम। तो अब है हमारे पास शुष्क मृदाएँ यानी कि शुष्क मिट्टी के बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं हम। यह शुष्क यानी कि जहाँ वर्षा कम होती है, शुष्क जलवायु यानी कि जहाँ शुष्क जलवायु होती है। तो देखो, यह मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। यह मुख्य मिट्टी जो है मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, इसलिए इसको हम शुष्क मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि जो है जहाँ की जलवायु शुष्क होती है या फिर वर्षा कम होती है।
तो देखो यह मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, जो कच्छ के रण, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों तक फैली हुई होती हैं। ठीक है, जो है कच्छ के रण, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों तक फैली हुई होती है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? शुष्क मिट्टी के बारे में बात हो रही है। तो शुष्क जलवायु, उच्च तापमान एवं तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस की कमी होती है। तो देखो यहाँ पे एक राइमिंग बन गई है, नमी और ह्यूमस की कमी। वाह क्या अच्छा है। देखो, शुष्क जलवायु, उच्च तापमान एवं तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस की कमी होती है। तो देखो नमी और ह्यूमस की कमी, तो क्यों? तो देखो शुष्क जलवायु है, उच्च तापमान है और तीव्र गति से वाष्पीकरण, वाष्पीकरण यानी कि जब बारिश तो हो नहीं रही यहाँ पे, ठीक है, तो जो भी जैव पदार्थ हैं इसमें ह्यूमस है, उसका जो वाष्पीकरण हो जा रहा है, जिसके कारण ये जो है इसकी उर्वरता शक्ति बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। किसकी बात हो रही है? शुष्क मिट्टी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो देखो ह्यूमस की कमी होती है किसके कारण? उच्च वाष्पीकरण, उच्च तापमान और शुष्क जलवायु के कारण। इनमें नाइट्रोजन बहुत कम और फास्फेट सामान्य मात्रा में रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन बहुत कम होता है और फास्फेट जो है सामान्य मात्रा में इन मृदाओं में पाए जाते हैं। ये मृदाएं अनुर्वर होती हैं, यानी कि उर्वरता शक्ति इनकी नहीं होती है, अनुर्वर होती हैं, ये उर्वर नहीं होती हैं, क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। जैव पदार्थ यानी कि कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, देखो क्योंकि इनमें जो है ह्यूमस और जैव पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए जो है ये अनुर्वर होते हैं, इनकी उर्वरता शक्ति नहीं होती है। ठीक है, इनमें उर्वरता शक्ति नहीं होती है। तो ये था हमारे पास शुष्क शुष्क मिट्टी के बारे में। अब आगे देखते हैं हम लवण मृदाओं के बारे में। शुष्क मिट्टी समझ गए होंगे हम, आप रेगिस्तान में पाई जाती हैं, यानी कि जहाँ की जलवायु शुष्क होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लवण लवण मृदाओं के बारे में। तो अब हमारे पास लवण मृदाओं के बारे में। ऐसी मृदाओं को ऊसर या अनुपजाऊ मृदाएं भी कहते हैं। ऊसर यानी कि बंजर, एक तरफ से बंजर। ठीक है, ऐसी मृदाओं को ऊसर या फिर अनुपजाऊ यानी कि जहाँ जो मिट्टी उपजाऊ नहीं है, जिसमें कुछ उगाए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अनुपजाऊ मिट्टी कहते हैं उसको, अनुपजाऊ। ठीक है, और ऊसर यानी कि बंजर। ठीक है, तो ऐसी मृदाओं को ऊसर या अनुपजाऊ मृदाएं भी कहते हैं। इनमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। ठीक है, ऐसी मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। यह अनउर्वर होती हैं और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती हैं। ऐसी मिट्टी में जो है किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती हैं। कौन सी मिट्टी की बात हो रही है? लवण मृदाओं के बारे में बात हो रही है, सॉल्ट सॉइल्स की बात हो रही है। ठीक है, इनमें नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है। चूना जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक तरफ से, तो इसमें जो है नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है। अब देखो, ऐसी मृदाएं जलक्रांत क्षेत्रों में पाई जाती है। जलक्रांत क्षेत्रों का क्या मतलब हो गया? यानी कि सिंचाई या फिर अत्यधिक वर्षा के कारण जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं हम जलक्रांत क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र को कहते हैं हम जलक्रांत क्षेत्र। ठीक है, तो ऐसी मृदाएं जलक्रांत क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो जलक्रांत तो उसी को कहते हैं जब जो है पानी मिट्टी में, अगर हमने सिंचाई की, अत्यधिक सिंचाई कर दी, ठीक है, उसके कारण जो मिट्टी में लवणता बढ़ जाती है उसमें। ठीक है, तो उससे जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं जलक्रांत क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ये हो गया हमारे पास लवण मृदाओं के बारे में। अब आगे देखते हैं हम। तो अब हमारे पास पीटमय मृदाएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट मृदाओं को हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास पीटमय मृदाएं पीटमय मृदाएं या जैविक मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, फिर भी कवर कर लो, क्या पता इंपॉर्टेंट हो। तो देखो, इंपॉर्टेंट तो सब चीज़ें, हमको सब चीज़ समझना है, रटना नहीं, सिर्फ समझना है। ठीक है, समझ गए तो आपको पता हो जाता है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो देखो, पीटमय मृदाएं या फिर जैविक मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये जो है भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं पीटमय मृदाएं, इनको हम जैविक मृदाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो इन मिट्टियों में वनस्पति की अच्छी बढ़वार होती है। तो देखो, याद देखो, इन मिट्टियों में जो है वनस्पति की अच्छी बढ़वार होती है, यानी कि बहुत अच्छी मात्रा में वनस्पति होती है इसमें। ठीक है, इन मृदाओं में जैविक पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। तो देखो, कार्बनिक पदार्थ यानी कि जैविक पदार्थ जो है इसमें 40 से 50% तक होता है। तो ये उर्वरता, इसकी उर्वरता ठीक होती है। ठीक है, तो दलदली क्षेत्रों में अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा हो जाने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि जैविक पदार्थों का जमा हो जाने से जो इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो देखो, यानी कि जैविक पदार्थ में हम हमारा ह्यूमस भी आ जाता है। ह्यूमस क्या होता है? एक प्रकार का जीवाश्म होता है। ठीक है, तो सड़ने वनस्पति के और जीव जंतु के सड़ने गलने से ह्यूमस का निर्माण होता है। तो देखो, दलदली क्षेत्रों में अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा हो जाने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। किसकी बात हो रही है? पीटमय मृदाओं के बारे में बात हो रही है। और इसमें जो है वनस्पति की अच्छी बढ़वार होती है। ठीक है, वनस्पति जो है अच्छी मात्रा में होती है, इसमें वनस्पति की अच्छी बढ़वार होती है। और ये याद रखना, 40 से 50% इसमें जो है 50% तक इसमें जो है जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पीटमय मृदाओं के बारे में। अब आगे देखते हैं हम।
लास्ट एवं आखिरी मृदा वन मृदा के बारे में। तो वन मृदाएं, तो देखो अब हमारे पास वन मृदाएं, ठीक है। तो ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्र में बनती है। तो वन मृदाएं हैं तो वन क्षेत्रों में ही बनेंगी, ठीक है। तो देखो ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती हैं, वनों में ही अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है, ठीक है। तो पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार जो है ये मृदाएं अपने रूप को ढालती हैं, अपना रूप बदलती यानी कि जिस प्रकार से पर्वतीय पर्यावरण होता है उस हिसाब से इन मृदाओं की संरचना होती है, ठीक ठीक है। तो ये था, ये मृदाएं जो है, इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। पर्वतीय पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार इन मृदाओं की संरचना बदलती रहती है, ठीक है। पर्वतीय पर्यावरण के जो अनुसार अगर चेंज होता है तो इन मृदाओं की संरचना भी बदलती रहती है, ठीक है, पर्यावरण के अनुसार पर्वतीय। देखो पर्वतीय पर्यावरण के परिवर्तीय पर्वतीय पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार इन मृदाओं की संरचना बदलती रहती है। तो जल्दबाजी में जो है थोड़ा सा ये जीव लड़खड़ा रही है, टंग ट्विस्टर टाइप का बन रहा है। वन मृदा में गहरी जड़ों वाले पेड़, कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। वन मृदा में जो है गहरी जड़ों वाले पेड़, कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये वन मृदाएं हैं, इसमें जो वन में गहरी जड़ों वाले पेड़ होते हैं, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व भी पाए जाते हैं इस मिट्टी में, ठीक है। तो ये हमारे पास कवर होगी वन मिट्टी के बारे में। तो जल्दीबाजी में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है हम थोड़ा सा इस लेक्चर को, इस वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ छूट जाएगी तो आप कमेंट कर लेना, अगली वीडियो में हम उसको देखेंगे। पहले हम सारी ज्योग्राफी की बेसिक चीज़ें हम इनको सबको जानेंगे, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलो, ये हो गया हमारे पास भारत की मिट्टी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।